Assalamualaikum students. Today our topic is fallacy to appeal. The topic number 4.4. An appeal provides a basis to some fallacies. These are introduced here. अपील कुछ गलतियों को बुनियाद फराहम करता है, ठीक है, जिनमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं. नंबर 1 इज़ द अपील टू अथॉरिटी फैलेसी. अपील टू अथॉरिटी आल्सो रेफर टू एज द आर्गुमेंटम एंड वेरकॉन्ड्रिया आर्गुमेंट फ्रॉम मोडेस्टी. दिस इज ओनली अ फैलेसी व्हेन द पर्सन डेजिग्नेटेड एज एन अथॉरिटी इज नॉट फ्रॉम द रेलिवेंट फील्ड और इज बाइज्ड इन सम वे और एल्स ओनली वन अथॉरिटी इज सिटेड ऑन एन इशू विद कंसिडरेबल डिसएग्रीमेंट अमंग अथॉरिटीज सच एज इन रिलीजन और फिलोसफी. अथॉरिटी से अपील करने को आर्गुमेंटम या वेरकॉन्ड्रिया भी कहते हैं. ओके, वेरकॉन्ड्रिया मीन्स आर्गुमेंट फ्रॉम मोडेस्टी, शाइस्तगी से अपील. ये सिर्फ एक गलती है, ठीक है. दिस इज़ ओनली अ फैलेसी. ये सिर्फ एक गलती है व्हेन द पर्सन डेजिग्नेटेड एज एन अथॉरिटी इज़ नॉट फ्रॉम द रेलिवेंट फील्ड. जब अथॉरिटी के तौर पर नामजद करदा फ़र्द मुतल्लिका फील्ड से नहीं होता, मतलब जिस फील्ड से रिलेटेड हम बात कर रहे थे उस फील्ड से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो उससे रेलिवेंट है ही नहीं, या किसी भी मुतसबाना सलूक किया जाता है इन सम वे, ओके, और इज़ बाइज्ड इन सम वे, या किसी तरह से मुतसबाना सलूक किया जाता है, वरना सिर्फ एक ही अथॉरिटी को इस मसले पर हवाला दिया जाता है, जैसे वरना फिर एक ही अथॉरिटी जो है ना वो इस सारे के सारे जितना भी हमारा वर्क हो रहा है उन सब पे एक ही अथॉरिटी को हवाला दिया जाता है, ठीक है. जैसे हुकाम में मज़हब, ओके, सच एज़ इन रिलीजन अमंग अथॉरिटी सच एज़ इन रिलीजन और फिलोसफी, या फिर फ़लसफ़े में काफ़ी इख्तिलाफ़ राय हो, डिसएग्रीमेंट होता है. व्हेन वी यूज़ अपील टू अथॉरिटी, जब हम अथॉरिटी से अपील करते हैं, वी क्लेम दैट द ट्रूथ ऑफ अ प्रपोजिशन इज़ ग्रांटेड. तो हम ये दावा करते हैं कि किसी मशहूर शख्स की राय की वजह से प्रोपोजिशन की सच्चाई की ज़मानत दी जाती है, ठीक है, मतलब ट्रुथ होता है. क्या कहता है हमारे पास, व्हेन वी यूज़ अपील टू अथॉरिटी, जब हम अथॉरिटी से अपील करते हैं, वी क्लेम दैट द ट्रुथ ऑफ अ प्रपोजिशन इज़ ग्रांटेड बिकॉज ऑफ द ओपिनियन ऑफ अ फेमस पर्सन. एक फेमस पर्सन के ओपिनियन की वजह से, या एक जो भी हमारा मशहूर शख्स है उसके राय की वजह से होता क्या है कि हम जो भी हमारी प्रोपोजिशन है ना उसके ट्रुथ की गारंटी देते हैं. हम क्लेम करते हैं कि यस, ये जो प्रोपोजिशन दी गई है इसकी गारंटी हम देते हैं, ये प्रोपोजिशन ठीक है. ओके, व्हेन द ओपिनियन बिकम्स अ फैलेसी व्हेन द क्लेम्ड अथॉरिटी इज़ नॉट क्वालिफाइड टू रेंडर एन ओपिनियन. जब दावेदार अथॉरिटी राय देने के अहल नहीं होते, मतलब जो हमारी क्लेम्ड अथॉरिटी है, अगर वो अपनी राय नहीं देती तो क्या हो जाएगा, फिर जो हमने राय दी है वो हमारी गलत फहमी का शिकार हो जाएगी, तो वो ओपिनियन बिकम्स अ फैलेसी, वो ओपिनियन एक गलती बन जाएगी हमारे लिए. वी सी दिस फैलेसी वर्किंग रेगुलरली इन कमर्शियल्स. हम देखते हैं कि ये वाली जो फैलेसी है वो रेगुलर यूज़ होती है इन कमर्शियल्स में और एनी अदर एडवर्टाइजमेंट्स featuring a doctor, lawyer or any other professional. Think about advertisement for the latest weight loss supplement. कहते हैं एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट के बारे में सोचें जो लेटेस्ट है, जो वेट लूज सप्लीमेंट्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट चलाई जाती है, कमर्शियल चलाई जाती है. अ डॉक्टर डिस्कसेस द साइंस ऑफ सप्लीमेंट. एक डॉक्टर है जो डिस्कस करता है सप्लीमेंट्स की साइंस को. एट टाइम्स शी क्लेम्स दैट शी यूज द सप्लीमेंट एंड सक्सेसफुली लूज वेट. वक्त के साथ साथ कोई भी एक लेडी है या कोई भी एक खातून है, ठीक है, एक वूमेन है, वो कहती है कि जी मैंने ये सप्लीमेंट्स यूज़ की. सप्लीमेंट्स मतलब मेडिसिन्स, जो भी कैल्शियम वाइटामिन की मेडिसिन होती है, सप्लीमेंट, ठीक है, यूज़ की और उसने क्या किया, उसने वेट लूज़ कर लिया. इवन दो वी डू लर्न समथिंग अबाउट द स्पेसिफिक्स ऑफ दिस सप्लीमेंट, द फोकस इज़ ऑन द डॉक्टर एंड हर एम्प्लाइड ऑथोरेटिव नॉलेज. कि डॉक्टर पे फोकस करें, ऑथोरेटिव नॉलेज पे फोकस करने के अलावा हमें क्या करना चाहिए, हमें उस सप्लीमेंट की स्पेसिफिक्स के बारे में भी कुछ ना कुछ लर्न करना चाहिए, ठीक है. वी इन्फर दैट द सप्लीमेंट विल वर्क बिकॉज द डॉक्टर सेज दैट इट विल वर्क. वो इन्फर दैट हम अंदाज़ा लगाते हैं कि सप्लीमेंट काम करेगी. क्यों काम करेगी भाई? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि इट विल वर्क, ये काम करती है, ठीक है. देयर इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन बाय दिस फैलेसी. एक और एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की गई है हमारे पास. एक्सप्लॉयटेशन मीन्स के टेकिंग एडवांटेज,
ओके। अ फेमस म्यूजिशियन क्लेमिंग दैट, एक म्यूजिशियन है हमारे पास, ठीक है, वो क्लेम करता है कि स्पार्कल टूथपेस्ट प्रिवेंट्स कैविटीज़ बेटर देन द अदर ब्रांड्स इज़ एन इनवैलिड अथॉरिटी, कि जो हमारी स्पार्कल टूथपेस्ट है ना वो सबसे अच्छी है, ठीक है, वो कैविटीज़ से बचाती है दांतों को, अदर देन जो दूसरी हमारी ब्रांड्स हैं उसके मुकाबले में ये वाली टूथपेस्ट ज़्यादा अच्छी है, स्पार्कलिंग टूथपेस्ट, ओके। अ डेंटिस्ट कंडक्टिंग एन इंडिपेंडेंट स्टडी वुड बी अ वैलिड अथॉरिटी, एक डॉक्टर है जो कि इस चीज़ पे स्टडी करता है वो वैलिड अथॉरिटी रखता है एज लॉन्ग एज ही वॉज नॉट गेटिंग पेड बाय द स्पार्कल टूथपेस्ट कंपनी, जबकि उसको उस कंपनी की तरफ से तो कुछ पेड नहीं किया जा रहा, उस टूथपेस्ट कंपनी से उसका कोई लेन देन नहीं है डॉक्टर का, लेकिन वो क्या करता है, वो उस टूथपेस्ट के बारे में स्टडी करता है जस्ट बिकॉज कि उसने आगे अपने पेशेंट्स को अपने प्रोफेशन को लेके चलना है, वो उनको बताएगा, उनको गाइडलाइन देगा, तभी वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, उतने ही फैलेसी के चांसेस कम हो जाते हैं फिर। तो यही कहते हैं कि वो एक वैलिड अथॉरिटी है कि उसने उस चीज़ के बारे में स्टडी की होगी। द फैलेसी इन दिस टाइप ऑफ रीजनिंग अकर्स व्हेन वी कंफ्यूज द ट्रूथ ऑफ द प्रोपोजिशन विद द पर्सन स्टेटिंग इट, ये फैलेसी इस टाइप की है कि जब हम जो भी रीजनिंग है हम उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि असल में जो प्रोपोजिशन है उसका ट्रूथ क्या है हमारे पास। इट इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द argument of or any evidence associated with it, we focus solely on the authority, okay. It is authority who gives credence to the argument, ये ऐसी authority है जो credit देती है argument को। mostly the problem is that the person's authority is different field as shown in the following example, कि अब एक person है उसकी authority है लेकिन वो किसी और फील्ड से रिलेट करा है, बात वो किसी और चीज़ पे करेगा, फील्ड उसकी कुछ और है, प्रोफेशन उसका कुछ और है। एक एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल लिखी हुई है, माय फ्रेंड तारिक इज़ अ रिस्पेक्टेड मैकेनिकल इंजीनियर, मेरा दोस्त तारिक जो है वो एक रिस्पेक्टेड मैकेनिकल इंजीनियर है, एंड ही सेज दैट द स्कूल टैक्स लेवी मेक्स नो सेंस, इनका कहना है कि जिस स्कूल टैक्स आयद करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, वी जस्ट डोंट नीड मोर मनी फॉर द स्कूल्स, हमें स्कूल्स के लिए और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। तारिक में बी अ रिस्पेक्टेड मैकेनिकल इंजीनियर, तारिक एक रिस्पेक्टेड मैकेनिकल इंजीनियर है, बट दैट डजेंट क्वालिफाई हिम इन स्कूल फाइनेंस और टैक्सेशन, लेकिन उसने कोई स्कूल फाइनेंस में या स्कूल के टैक्सेशन चीज़ में उसने कोई क्वालिफिकेशन नहीं ली हुई, ठीक है, वो उस चीज़ का क्वालिफाई नहीं है, वो उस चीज़ का प्रोफेशनल नहीं है, वो उसकी फील्ड नहीं है, फिर वो ये बात किस तरह से कर सकता है। If he was cited as a source for the matters related to his field, that would be different matter. Okay, ये एक हमारे पास डिफरेंट मैटर है, ये उसकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। ही इज़ आउट ऑफ हिज रेलम ऑफ द एक्सपर्टाइज ऑन टैक्सेशन, रेलम कहते हैं दायरे को, वो अपने जो उसकी एक्सपर्टीज़ है ना, मतलब उसकी फील्ड क्या है असल में कि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक है, उसकी फील्ड टैक्सेशन नहीं है, वो अपनी फील्ड से बाहर निकल के या अपनी फील्ड के दायरे से बाहर निकल के ये टैक्सेशन की बात कर रहा है, वो उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है जिस चीज़ की वो बात कर रहा है टैक्सेशन की, ओके। यू आर अटर्नी हु नोज बिजनेस मैटर्स इन दिस डिस्ट्रिक्ट, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार, ओके, मुझे एक न्यू कार खरीदनी है। आई अंडरस्टैंड यू विल रिकमेंड अ सुटेबल ब्रांड, अगेन हेयर इज़ द सेम प्रॉब्लम इफ़ द प्रोस्पेक्टिव ऑटो परचेजर हैज़ आस्क्ड द लॉयर अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इन द सिटी, देन द अटर्नी वुड बी अ legitimate authority, but the authority is not an expert on the cost of the benefits analysis of the new cars, therefore his opinion will lose its worth। तो बात क्या हो गई हमारे पास यहाँ पे कि अगर हम किसी ऐसे बंदे से कोई ओपिनियन ले लेते हैं, कोई राय ले लेते हैं जो उस फील्ड का है ही नहीं जिस फील्ड से हमें काम है, ठीक है, जैसे मैंने एक न्यू कार ख़रीदनी है तो मैं क्या करूँगी, मुझे ऐसे बंदे से ओपिनियन लेना चाहिए जो बंदा उस फील्ड से रिलेटेड हो, ठीक है, जो बंदा कार्स का बिज़नेस करता हो, जिस बंदे को कार की बैटरीज़ की, उसके स्पेयर पार्ट्स की, उस चीज़ की नॉलेज हो, ठीक है, उस चीज़ का नो हाउ हो, तो मैं उस बंदे से ओपिनियन लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगी एज़ कम्पेयर टू कि मैं किसी और बंदे से, किसी और फील्ड के बंदे से जाके ओपिनियन ले रही हूँ, किसी लॉयर से ओपिनियन ले रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसकी ओपिनियन मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं रखेगी, ठीक है, देयरफॉर द ओपिनियन विल लूज इट्स वर्थ, तो वैल्यू वो ओपिनियन अपनी वैल्यू ख़त्म कर देगी। क्यों ख़त्म कर देगी, क्योंकि मैंने ऐसे बंदे से ओपिनियन ली जिस बंदे को उस चीज़ के बारे में कोई नो हाउ है ही नहीं, वो उस चीज़ का एक्सपर्ट है ही नहीं, ओके। सेकेंड वन है हमारे पास अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस इज़ अ लेटेंट सब्सटीट्यूट ऑफ द आर्गुमेंटम एंड इग्नोरेंटम
वन ऑफ द प्रेमिस एडमिट्स दैट द नथिंग इज़ नोन अबाउट अ सब्जेक्ट। अब अपील टू इग्नोरेंस क्या है हमारे पास? अपील टू इग्नोरेंस एक लातीनी सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट कहते हैं रिप्लेसमेंट कर देना, ठीक है, आर्गुमेंटम की और इग्नोरियंटम की। वन ऑफ द प्रीमिसेस एडमिट्स दैट, एक इनमें से प्रीमिसेस इस चीज़ को एडमिट करता है कि नथिंग इज़ नोन अबाउट अ सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। द कंक्लूजन प्रपोज टू एजर्ट द डेफिनेटली समथिंग वन वे और द अदर अबाउट द सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इग्नोरेंस। तो जो भी कंक्लूजन हमारा निकलेगा वो डेफिनेटली एक तरफ होगा या फिर सब्जेक्ट के दूसरी साइड पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इग्नोरेंस, इस इग्नोरेंस की बेसिस पे। मैनी टाइम्स इग्नोरेंस इज़ यूज्ड एज अ मेजर प्रेमिस इन सपोर्ट ऑफ एन आर्गूमेंट। समटाइम्स ऐसा होता है, मैनी टाइम्स ज़्यादा औकात में हम ऐसा करते हैं कि हम इग्नोरेंस को यूज़ करते हैं एज अ मेजर प्रेमिस के तौर पे। हमने दो प्रेमिसेस देखे थे, नंबर वन इज़ द माइनर प्रेमिस एंड नंबर सेकंड इज़ द मेजर प्रेमिस। तो कहता है कि जो हमारे पास इग्नोरेंस है ना, उसको हम यूज़ करते हैं समटाइम्स एज अ मेजर प्रेमिस, ओके, इन द सपोर्ट ऑफ एन आर्गूमेंट के सपोर्ट के लिए, कि वो जो हमारा आर्गूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट बन जाए। इन दिस वे इट बिकम्स अ फेलिशियस अपील टू इग्नोरेंस। इसी वजह से ये जो हमारी अपील है इग्नोरेंस की, वो एक फेलिशियस अपील टू इग्नोरेंस बन जाती है। फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस इज़ कॉमनली यूज इन एवरीडे कन्वर्सेशन। फैलेसी ऑफ इग्नोरेंस हम कॉमनली यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की कन्वर्सेशन में, एडवर्टाइजिंग में, पॉलिटिक्स में, हिस्ट्री में। दिस फैलेसी आर्ग्यूज दैट अ प्रपोजिशन इज़ ट्रू बिकॉज इट हैज़ नॉट येट बीन प्रूवन फॉल्स। तो इस फैलेसी की क्या है हमारे पास, या इस गलत फहमी की दैट अ प्रोपोजिशन आर्ग्यूज दैट, दलील क्या है हमारे पास, क्या आर्ग्यू देती है ये वाली फैलेसी हमें कि एक तजवीज़ जो है वो सही है। क्यों सही है भाई? क्योंकि उसको अभी तक गलत साबित नहीं किया गया, ठीक है, उसको अभी तक गलत साबित हुई नहीं है जो चीज़। तो हम क्या कहेंगे कि जब वो चीज़ गलत साबित नहीं हुई तो दैट्स मीन कि वो चीज़ अभी तक ठीक है हमारे पास, ठीक है। तो यही कहते हैं दिस फैलेसी आर्ग्यूज दैट अ प्रोपोजिशन इज़ ट्रू, कि प्रोपोजिशन ट्रू है बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन प्रूवन फॉल्स, इट हैज़ नॉट येट बीन प्रूवन फॉल्स, कि वो अभी तक गलत साबित नहीं हुई, इस वजह से वो जो हमारी तजवीज़ है वो बिल्कुल ठीक है हमारे पास। नेचुरली, कुदरती तौर पे वी ऑल इग्नोरेंट ऑफ मैनी थिंग्स, हम बहुत सी चीज़ों से लाइल्म हैं, हम बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। इट इज़ चीप टू अलाउ दिस अनफॉर्चुनेट टू डू द मोस्ट विद एन आर्गूमेंट। इस दलील के साथ सबसे ज़्यादा दी जाने वाली इजाज़त जो है हमारे पास वो बहुत ही ज़्यादा चीप है। इंटरेस्टिंगली, दिलचस्प बात क्या है अब हमारे पास कि अपील टू इग्नोरेंस is often used to bolster multiple contradictory conclusions at once। दिलचस्प बात है हमारे पास कि ला इल्मी मतलब अपील टू इग्नोरेंस जो है अक्सर एक ही बार मुतज़ाद नताइज को, मतलब कंट्राडिक्शंस जो आ जाती हैं, कंट्राडिक्शन कहते हैं मुतज़ाद को, अपोजिट कंक्लूजन्स जो आ जाते हैं, ठीक है, उनको तक़वियत देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। If the same argument strategy can support mutually exclusive claims, then it is not a good argument strategy। अगर यही आर्गूमेंट वाली स्ट्रेटजी या यही आर्गूमेंट की हिकमत अमली बाहमी खसूसी दावों की तायीद कर सकती है, ओके, कैन सपोर्ट उनकी तायीद कर सकती है, उनको सपोर्ट कर सकती है, तो फिर ये वाली जो भी हमारी आर्गूमेंट की स्ट्रेटजी हमने बनाई होगी वो हमारी एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी। एन अपील टू इग्नोरेंस इज़ नॉट प्रूफ ऑफ एनीथिंग। एक अपील टू इग्नोरेंस कुछ भी किसी चीज़ के बारे में कुछ प्रूफ नहीं करती, एक्सेप्ट दैट यू डोंट नो समथिंग, सिवाय इसके कि आपको कुछ नहीं पता। नो वन हैज़ प्रूवन दैट द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट और फ्लाइंग सॉस, ठीक है, कोई बंदा ये नहीं प्रूव कर सकता कि जी घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। इट इज़ हार्ड टू प्रूव, ये बहुत मुश्किल है प्रूव करना, वेदर दिस थिंग्स एग्जिस्ट, क्या ये चीज़ एग्जिस्ट करती हैं और डोंट एग्जिस्ट या फिर नहीं एग्जिस्ट करती। वन डजंट नो दैट दे डू एग्जिस्ट, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जो ये जानता हो कि वो एग्जिस्ट करते हैं, या फिर कोई ऐसा भी नहीं है कि जो ये जानता हो कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो अपील टू इग्नोरेंस डजंट प्रूव एनी क्लेम टू नॉलेज, वो इल्म से रिलेटेड कोई भी क्लेम को प्रूफ नहीं करती। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द अपील टू इग्नोरेंस ड्यूरिंग दिस कम्युनिज्म इन्वेस्टिगेशन। हमने एक पहले एग्जाम्पल देखी थी पीछे कम्युनिज्म इन्वेस्टिगेशन वाली, वही एग्जाम्पल को यहाँ पे भी डिस्कस करता है। कहता है जॉन मैकार्थी
presented a case saying, I don't have much information on this except the general statement of the agency. मेरे पास इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट है, वो भी जो एजेंसी की तरफ से दी गई थी. दैट वो अब स्टेटमेंट क्या थी? देयर इज़ नथिंग इन द फाइल्स टू डिसप्रूव हिज कम्युनिस्ट कनेक्शंस. यहाँ इस फाइल के अंदर कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो इस बंदे को कम्युनिस्ट कनेक्शन के साथ बता सके कि यस इस बंदे का कनेक्शन था कम्युनिस्ट के साथ. ठीक है, तो वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है हमारे पास. सो हिज आर्गूमेंट वॉज दैट बिकॉज देयर वॉज नो एविडेंस, क्योंकि यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है अगेंस्ट द कम्युनिस्ट कनेक्शन, देन द पर्सन मस्ट बी वर्किंग विद द कम्युनिस्ट. तो फिर ये पर्सन इनके साथ काम कर सकता है. अपील टू ट्रेडिशन. Appeal to tradition is a fallacy that claims that we should continue to do something because it always has been done that way. अब अपील टू ट्रेडिशन क्या है? एक ऐसी फैलेसी है जो हम क्लेम करते हैं कि जी ये चीज़ ऐसे ही होती आ रही थी तो इसलिए इसको इसी तरीके से ही किया जाएगा. दैट वी शुड कंटिन्यू टू डू समथिंग. हम एक चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हैं बिकॉज क्यों उसी तरह से एक ही चीज़ को करी जा रहे हैं? क्योंकि वो पहले से इसी तरह से होती आ रही है, हमेशा से ऐसे ही होती आ रही है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी शुड स्टे ऑन अ क्वार्टर सिस्टम. क्वार्टर सिस्टम में स्टे करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलवेज बीन ऑन द क्वार्टर सिस्टम, क्योंकि हमेशा से ही क्वार्टर सिस्टम. एक और एग्जांपल देखते हैं. यू शुड ज्वाइन द नेवी. तुम्हें नेवी ज्वाइन करनी चाहिए. व्हेन यू गेट आउट हाई स्कूल, जब हाई स्कूल की स्टडी कंप्लीट हो जाए उसका नेवी को ज्वाइन कर लो. मैन इन आवर फैमिली हैव ऑलवेज ज्वाइन नेवी. हमारी फैमिली में जितने भी आदमी हैं वो सब नेवी को ज्वाइन करते हैं जब वो अपनी हायर सेकेंडरी स्कूल की एग्जामिनेशन या स्कूल की जो भी एजुकेशन है वो कंप्लीट कर चुके थे. हायर सेकेंडरी एजुकेशन जैसे ही उनकी कंप्लीट होगी वो नेवी को ज्वाइन करेंगे. दैट्स वाई यू शुड आल्सो ज्वाइन द नेवी. ओके, लास्ट वन इज द अपील टू द पॉपुलर ओपिनियन. दिस फैलेसी इज़ क्लोज टू द अपील टू द ट्रेडिशन. ये फैलेसी बहुत ज़्यादा करीब तरीन है अपील टू ट्रेडिशन के. अपील टू ट्रेडिशन क्या था? एक चीज़ को उसी तरह से करते रहना जैसे वो चीज़ पहले से होती आ रही थी हमारे पास. अकॉर्डिंग टू दिस फैलेसी समवन क्लेम्स दैट एन आइडिया और द बिलीव्स इज़ ट्रू सिंपली बिकॉज इट इज़ व्हाट मोस्ट पीपल बिलीव. अब कहता है कि जी ये फैलेसी अपील टू ट्रेडिशन के बहुत ज़्यादा क्लोज है. किस तरह से क्लोज है? देखिए, कहते हैं समवन क्लेम्स दैट एन आइडिया और बिलीफ इज़ ट्रू. कोई बंदा ये चीज़ क्लेम करता है कि जी ये आइडिया सही है, ठीक है, या जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात ठीक है, बिलीव मी वो बात ठीक है. ठीक है, बिकॉज इट इज़ व्हाट मोस्ट पीपल बिलीव. क्यों ठीक है भाई? कि क्योंकि ज़्यादा सब लोग बिलीव करते हैं या ज़्यादा सब लोग वही काम करते हैं इसलिए वही काम जी ठीक है. ज़्यादा सब लोग ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो दैट्स मीन ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है. Any statement doesn't automatically becomes true if a significant population believe in its truth. कोई भी स्टेटमेंट कहता है ऑटोमेटिकली सही नहीं होती. does not automatically become true. ऑटोमेटिकली सही नहीं होती अगर एक significant population believe in its truth के अगर वो उसके ट्रुथ पे बिलीव करें. Popularity alone is not enough to validate an argument, though it's often used as a standalone justification of the validity. किसी भी आर्गुमेंट को वैलिडेट करने के लिए, ठीक है, किसी भी आर्गुमेंट की वैलिडेशन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मकबूलियत या पॉपुलैरिटी ही काफ़ी नहीं है. ठीक है, पॉपुलैरिटी अलोन इज़ नॉट इनफ. पॉपुलैरिटी काफ़ी नहीं है किसी भी आर्गुमेंट की वैलिडेशन के लिए. हालांकि ये अक्सर स्टैंड अलोन जस्टिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी को यूज़ करते हैं. स्टैंड अलोन जस्टिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी को यूज़ करते हैं. मतलब कि एक स्टैंड जवाब, मतलब जो अकेला बंदा एक स्टैंड ले सके किसी बात पे, ठीक है, उस चीज़ की वैलिडिटी को यूज़ करते हैं. वैलिडेशन of arguments in this style does not consider whether the population validating the argument is qualified to do so or not. कहता है इस अंदाज़ में जो भी आर्गुमेंट दिए गए हैं ना उनकी वैलिडेशन इस चीज़ पे गौर करती है कि क्या वो जो आर्गुमेंट की वैलिडेशन है, ठीक है, आर्गुमेंट की जो भी तौसीक करने वाली आबादी है ऐसा करने के अहल हैं या नहीं है, ऐसा करने के क्वालिफाइड हैं या फिर नहीं है. कहते हैं टू डू सो और नॉट हैं या फिर नहीं है. दिस फैलेसी कंटेन्स आर्गुमेंट्स दैट आर अपीलिंग बिकॉज ऑफ द करंट ट्रेंड्स एंड द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी. इस गलत फहमी में जो भी आर्गुमेंट्स मौजूद हैं वो रुझानात को, ठीक है, और बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से अपील कर रहे हैं.
करंट ट्रेंड्स, ट्रेंडिंग पे जो चीज़ जा रही है वो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, जो भी हमारी बढ़ती हुई मकबूलियत है, बढ़ती हुई आबादी है, ठीक है, पॉपुलैरिटी है, उस चीज़ की वजह से अपील कर रहे हैं। समटाइम्स बिलीव्स इन समथिंग ओनली बिकॉज एवरीवन डज सो, कोई सिर्फ किसी चीज़ पे यकीन इसलिए कर रहा होता है क्योंकि हर एक ऐसा कर रहा होता है, हर एक बंदा उस चीज़ पे यकीन कर रहा है, तो इसलिए मुझे भी उस चीज़ पे यकीन करना है। हर एक बंदा वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, हर एक बंदा फलान चीज़ खरीद रहा है, तो मुझे भी वही चीज़ खरीदनी है। दिस फैलेसी इज़ आल्सो टर्म्ड एज द बेडवगोन फैलेसी, ये फैलेसी बेडवगोन फैलेसी भी कहलाती है। मोस्ट ऑफ अस ऑब्जर्व बेडवगोन फैलेसी इन एडवर्टाइजिंग, हम में से ज़्यादातर लोग इस फैलेसी को एडवर्टाइजिंग में देखते हैं। दैट इज़ 3 आउट ऑफ 4 पीपल थिंक, 4 में से 3 लोग तो यही सोचते हैं कि भाई स्पार्कल टूथपेस्ट जो है वो क्लीन्स टीथ द बेस्ट, वो बहुत अच्छी है टूथपेस्ट है, वो अच्छे से दांतों को साफ़ करती है, वो कैविटी से प्रोटेक्ट करती है। दिस फैलेसी कैन ईजिली स्नीक इट्स वे इनटू एवरीडे मीटिंग्स एंड कन्वर्सेशन। फॉर एग्जांपल, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिलीव एडवर्टाइजर शुड स्पेंड मोर मनी ऑन द बिलबोर्ड्स, जो भी मेजॉरिटी है पीपल की वो ये चीज़ बिलीव करती है कि एडवर्टाइज़र्स को अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए बिलबोर्ड्स पे। सो बिलबोर्ड्स आर ऑब्जेक्टिवली द बेस्ट फॉर्म ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, के बिलबोर्ड्स जो हैं वो एडवर्टाइज़ करने के लिए, अपनी किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज़ करने के लिए बेस्ट वे हैं, ठीक है, बेस्ट फॉर्म हैं वो बोर्ड्स हमारे पास। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक, होपफुली समझ आ गया होगा। टॉपिक नंबर 4.4 फैलेसी टू अपील। ओके, इसमें हमने 4 फैलेसीज़ को 4 अपील्स को डिस्कस किया था। ओके, नंबर 1 इज़ द अपील टू अथॉरिटी थी, सेकंड 1 इज़ द अपील टू इग्नोरेंस थी, नंबर 3 इज़ द अपील टू ट्रेडिशन थी, एंड नंबर 4 पे था जी हमारे पास अपील टू पॉपुलर ओपिनियन। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली सब बच्चों को क्लियर होगा, सब स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। उसके बाद इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड MCQs गिवन है, वो भी आप लोगों ने देख लेने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।